सीटेट सन 2020। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सीटेट यूपीटेट की फुल क्लास चल रही है। अगर दोस्तों आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचर संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लगातार हमारे चैनल पर सीटेट सन 2020 की प्रिपरेशन चल रही है। सारे सब्जेक्ट की क्लास बहुत बेहतरीन कर चल रही है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी हिंदी के ऊपर। जी दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। जी दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। पहला, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण। दूसरा, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग। तीसरा, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। चौथा है ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प रहेगा वो होगा आपका भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। जी दोस्तों, मैं इसमें आपको थ्योरी उसको बता देता हूँ आपकी। भाषा के इस बनते बिगड़ते रूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसकी एक रूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनके नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। जी दोस्तों, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। जी दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। पहला, बच्चों को व्यवहारिक नियमों से अवगत कराना। दूसरा, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना। तीसरा, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना। चौथा है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा आपका भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। जी दोस्तों, इसमें आपको थोड़ी बता देता हूँ। छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराना। छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। जी दोस्तों, मैंने आपको बताया था सिखाना तथा व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना, व्यक्ता तथा संज्ञानात्मक का विकास करना। जी दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। ये आपके गलत हो जाएंगे, एकदम आपका करेक्ट आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निगमन विधि है। पहला, नियम बताकर उदाहरण देना। दूसरा, उदाहरण देकर नियम समझाना। तीसरा, भाषा का अनुकरण करने की विधि। चौथा, बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा निगमन विधि है तो उसका उत्तर होगा नियम बताकर उदाहरण देना। जी दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। हर कोई बताता है तो नियम बताता है, फिर उसका उदाहरण बताता है, उदाहरण देना। तो दोस्तों, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके गलत हो जाएंगे, और ये आपके गलत हो जाएंगे। तो मैं इसमें आपको थ्योरी बता देता हूँ थोड़ी बहुत। निगमन विधि मतलब व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि के विद्यार्थियों को सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कंठस्थ अथवा याद करवाए जाते हैं। तदुपरांत उदाहरण देकर उनका व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाया जाता है। जी दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ती है। वह व्याकरण पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। पहला, आगमन विधि। दूसरा, भाषा ससंगर विधि। तीसरा है समवाय विधि और चौथा है सहसंबंध विधि। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प रहेगा वो होगा आपका भाषा संसर्ग विधि है, भाषा संसर्ग विधि। तो इसमें आपको थ्योरी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। पुस्तक विधि यह सूत्र विधि का ही परिवर्धित रूप है। इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है। छात्र उसमें से नियम को याद कर लेते हैं। जी दोस्तों, इसमें भाषा ससंगर्ग विधि एकदम करेक्ट आंसर है। ये आपके गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं? पहला मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा कठिन से सरल की ओर, तीसरा ज्ञान से अज्ञान की ओर, चौथा पहला और तीसरा। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा पहला और तीसरा। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा है ज्ञान से अज्ञान की ओर। जी दोस्तों इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, अतः इस प्रणाली के कुछ शिक्षण सूत्रों ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन की ओर आदि का पालन किया जाता है। जी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञान से अज्ञान की ओर। जी दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। पहला, छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, दूसरा, भाषा शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, तीसरा, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, चौथा, छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों इसमें जो आपका विकल्प रहेगा वो होगा आपका छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। जी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना पहला व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, दूसरा हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तीसरा भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है, चौथा है केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों इसमें जो आपका आंसर ठीक रहेगा वो होगा आपका भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। एकदम करेक्ट आंसर है। ये आपकी गलत हो जाएंगे, आपकी गलत हो जाएंगे, ये आपकी गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। पहला, नियम का उल्लंघन, दूसरा, संदर्भों की समझ ना होना, तीसरा, नियम कंठस्थ ना होना और चौथा है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका नियमों का अति सामान्यीकरण। जी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। ये आपकी गलत हो जाएंगे, ये आपकी गलत हो जाएंगे, ये आपकी गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्याख्या होनी चाहिए, दूसरा, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, तीसरा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, चौथा है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। जी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? पहला, व्याकरण की पाठ्यचर्चा छात्रों को अनुकूल बनाना और दूसरा है व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से देना, तीसरा, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, चौथा है व्याकरण शिक्षण को उद्देश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग के रोचक बनाए जाए। जी बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। जी दोस्तों बोलचाल और लिखित भाषा के जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यावहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों का सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपयोग किया जा सकता है। जी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपना कीमती सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।